हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए केस का सेकंड टॉपिक लेकर आया। केस के पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, केस क्या है, इसके कितने काइंड्स हैं। आज के इस वीडियो में मैं उसके काइंड्स के जितने भी केस के काइंड्स हैं उसके बारे में वर्णन करने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगा कि इसमें आने वाले जो वर्ड मीनिंग है, सबसे पहले उस वर्ड मीनिंग को आप समझ लें। तो इसमें जो वर्ड मीनिंग है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस है। एड्रेस मीन्स होता है संबोधन करना। सेकेंड हमारा वर्ड मीनिंग है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष। थर्ड है पॉसेशन। पॉसेशन मीन्स होता है अधिकार। इसके बाद है रिलेशन, जिसका हिंदी होता है संबंध। इसके बाद है डायरेक्टली, जिसका हिंदी में होता है सीधे। तो ये 4-5 वर्ड मीनिंग है जो आने वाले जो टाइम्स के डिफिनेशंस हैं उसके डिफिनेशंस में ये सभी यूज़ किए गए हैं। मैं आपको एक एक करके इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं नॉमिनेटिव केस क्या है। नॉमिनेटिव केस को जैसा कि आप लोग जानते हैं सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। कैसे सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, डिफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कहता है व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट। देख सकते हैं लिखा हुआ है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। यानी किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ आने वाला जो वर्ड है वह वर्ड यदि सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के जैसे आ रहा है, तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी जिस सेंटेंस में किसी वर्ब के साथ सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है वर्ड, तो उस वर्ड को क्या कहा जाता है, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं सी राइट्स अ लेटर। यहाँ सी राइट्स अ लेटर में ये जो राइट्स है यह क्या है, ये एक वर्ब है। और इस वर्ब के साथ जो वर्ड आया है, ये वर्ड सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड आया है, इसी सब्जेक्ट के रूप में आने वाला वर्ड यानी सी को नॉमिनेटिव केस है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल, रमेश गैव मी अ गिफ्ट। रमेश ने मुझे एक गिफ्ट दिया। इस सेंटेंस में जो रमेश है ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है। यानी जिस सेंटेंस में आने वाला वर्ड किसी वर्ब के साथ सब्जेक्ट के फॉर्म में हो, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में आने वाले वर्ड को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एक लाइन में समझिए कि किसी सेंटेंस का आने वाला जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस कहलाता है। समझ रहे हैं? आइए चलते हैं सब्जेक्टिव केस में मैंने बताया था कि एक और केस के काइंड को इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है वोकेटिव केस। तो इस वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव केस में ही यानी सब्जेक्टिव केस में ही जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया गया, इसके डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। इसका डेफिनेशन कहता है व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन डायरेक्टली। यानी कि यदि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी पर्सन को डायरेक्टली सीधे एड्रेस कर रहा है, संबोधन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस वर्ड को, उस नाउन या उस प्रोनाउन को वोकेटिव केस कहते हैं। अब जरा आप समझिए कि किसी सेंटेंस में आने वाला नाउन और प्रोनाउन के ऐसा पर्सन होगा जो डायरेक्टली उसे एड्रेस किया जा रहा हो, डायरेक्टली उसे संबोधन किया जा रहा हो, तो क्या वह सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है या नहीं। सब्जेक्ट को इंडिकेट कैसे कर रहा है, ये दो एग्जांपल के माध्यम से बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। आमतौर पर हम लोग बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति को यदि कुछ हमको बोलना होता है या कुछ कहना होता है, तो या तो फिर उसे हम इशारा करते हैं या फिर उसके नाम से उसे संबोधन करते हैं। तो हम जब उसके नाम से संबोधन करते हैं, जैसे एग्जांपल में देखिए कैसे कह रहा है, रमेश कम हियर, रमेश कम हियर। यानी कि हम जिसे बुला रहे हैं उस व्यक्ति को उसके नाम से हमने क्या किया, संबोधन किया, एड्रेस किया। वहां पर हो सकता है और भी कई लोग होंगे, उन लोगों में से हमें रमेश को ही बुलाना था, हमने रमेश को ही संबोधित किया। तो इस तरह के केसेस में आने वाला जो वर्ड है
वह वर्ड चूंकि सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है लेकिन थोड़ा सा वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है एड्रेसिंग करते हुए, इसीलिए उसे नॉमिनेटिव केस से थोड़ा सा अलग करके उसे वोकेटिव केस में रखा गया था। और चूंकि वोकेटिव केस बिल्कुल ही नॉमिनेटिव केस के सिमिलर है और उसी के साथ उसी के जैसा उपयोग यूज किए जा रहे हैं, तो इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उसे नॉमिनेटिव केस के ही रूप में रखा जाने लगा। तो इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कर सकते हैं, यानी कि यह जो रमेश है ये सब्जेक्ट के रूप में। रमेश यहाँ आओ, रवि खड़े हो जाओ। इस तरह के जो हमने संबोधन वर्ड के यूज किया है ये वोकेटिव केस। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कहता है सोनम आर यू स्टडीइंग एट होम। सोनम आर यू स्टडीइंग एट होम। सोनम क्या तुम घर पर पढ़ रही हो। माफी चाहूँगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था थोड़ी सी मेरे बगल घर के बगल से जो हाईवे रोड है उसके पासिंग होने की वजह से ये गाड़ियाँ डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन डोंट वरी, आप कोशिश करते रहें, मेरी आवाज़ आपके कानों तक जरूर जाएगी। तो इस सेंटेंस में कह रहा है सोनम क्या तुम घर पर पढ़ रही हो, यानी इस सेंटेंस में हमने सोनम को संबोधित किया है, एड्रेसिंग किया है, और एड्रेसिंग करते हुए हमने उसे पूछा है कि क्या तुम घर पर पढ़ रही हो। इसमें आने वाला जो सोनम वर्ड होगा वह क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस कहलाएगा। यह एक सब्जेक्ट को भी इंडिकेट कर रहा है, तो इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड काइंड की ओर। कहता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस का डेफिनेशन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। छोटा सा इसमें ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट को समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोई नाउन या कोई प्रोनाउन यूज किया जा रहा हो, यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है किस रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके ऑब्जेक्ट के रूप में, तो किसी वर्ब के या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जा रहे हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। किसी वर्ब के रूप में या किसी प्रीपोजिशन के रूप में यदि यूज किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के जैसा, एज द ऑब्जेक्ट के जैसा, तो उस नाउन और उस प्रोनाउन को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। कैसे है, रवि गैव मी अ पेन। रवि गैव मी अ पेन, इसमें क्या कर रहा है, रवि के बाद वर्ब है और इस वर्ब के बाद वर्ड आया है मी। तो ये वर्ब के बाद जो वर्ड आया है मी, यह क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसीलिए क्या कहेंगे, इसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस चूंकि दो तरह के होते हैं, हमने बताया था, इसमें आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, आप समझ सकते हैं। ये जो है दोनों ऑब्जेक्ट किसके साथ आ रहे हैं, तो किसी वर्ब के रूप में आ रहे हैं, वर्ब के साथ आ रहे हैं। सेकेंड हम देखते हैं, जैसे शी वाज लुकिंग फॉर मी, वह मुझे ढूंढ रही थी, वह मुझे ढूंढ रही थी। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आया है ये एक प्रीपोजिशन फॉर, देख सकते हैं आप, फॉर प्रीपोजिशन है, तो एक प्रीपोजिशन के साथ आया हो, इसीलिए इस डेफिनेशन में दिया गया है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, यानी किसी वर्ब या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यदि आ रहा हो नाउन या प्रोनाउन, तो उसे ही क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। समझ गए। आइए चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव केस से ही सिमिलर जुड़ा हुआ है एक डेटिव केस। अब ये डेटिव केस के बारे में हमने बताया था कि ये डेटिव केस को भी ऑब्जेक्टिव केस में इंक्लूड कर दिया गया है। तो जानते हैं डेटिव केस दरअसल है क्या। तो डेटिव केस कहता है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट, देखिए यहाँ पर हमने लिखा था इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष, एक होता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष, एक ये इनडायरेक्ट है अप्रत्यक्ष।
तो कहता क्या है कि यदि कोई नाउन या कोई प्रोनाउन किसी वर्ब या किसी प्रीपोजिशन के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो तो उसे हम डेटिव केस कहते हैं। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ताकि आपको इस डिफिनेशन को समझने में सुविधा हो। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप इसे समझने में बिल्कुल ही कठिनाई फील नहीं कर रहे होंगे, आसानी से समझ पा रहे होंगे कि जो वर्ड इनडायरेक्ट स्पीच के रूप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है वह कहलाएगा डेटिव केस। जैसे मोहित रोट मी अ लेटर, इसमें आप देख सकते हैं ये जो मी है ये क्या है, तो डेटिव केस है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसीलिए ये डेटिव केस है। ही रोट रोहित अ लेटर, यहाँ पर प्रोनाउन आया है और ये नाउन आया है। प्रोनाउन भी हो सकता है डेटिव केस और नाउन भी आ सकता है। हमने दो एग्जांपल दिया है, एक नाउन के रूप में एक प्रोनाउन के रूप में। ही रोट उसने लिखा, मोहित अ लेटर उसने मोहित को एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर जो मोहित है ये मोहित क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, लेकिन यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसीलिए इसे डेटिव केस कहेंगे। यानी एक बात ध्यान में रखेंगे, डेटिव केस केवल और केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही कहा जाएगा। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे इसमें लेटर है, तो ये जो ये लेटर है ये लेटर डेटिव केस नहीं होगा। इस बात को आपको समझना होगा कि डेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले वर्ड नहीं होंगे बल्कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले वर्ड। समझ गए? अब आइए चलते हैं पॉसेसिव केस की ओर। पॉसेसिव केस कहता है व्हेन अ फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इस लाइन पर थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। अगर जो हमने डेफिनेशंस लिखे थे उस डेफिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने यूज किया है व्हेन द फॉर्म ऑफ। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा था व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाले नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में जो आने वाले नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन की बात अगर किया जाए तो उसका फॉर्म जो है बदलता नहीं है। नहीं सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो बदलेगा और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के रूप में भी जाएगा तो नहीं बदलेगा। नाउन जो है वही रहेगा। सब्जेक्ट के रूप में भी रमेश है, देख सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में मोहित है तो मोहित है, ऑब्जेक्ट के रूप में मोहित आया है तो यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म इसलिए लिया गया है कि पॉसेसिव केस में ये बदल जाते हैं, फॉर्म जो है बदल जाते हैं, रूप बदलते हैं, इसीलिए इसे हमने फॉर्म लिया है, द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यदि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का रूप यूज किया जा रहा हो, किस लिए? तो टू शो मीन्स होता है दिखाना, यानी दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? तो पोसेशन और रिलेशन, यानी कि पोसेशन मीन्स होता है अधिकार, रिलेशन मीन्स संबंध। यदि अधिकार और संबंध को दिखाने के लिए यूज किया जा रहा हो, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म को रिलेशन और पोसेशन को दिखाने के लिए यूज किया जा रहा हो, तो ऐसे वर्ड को हम पॉसेसिव केस कहते हैं। यानी पॉसेसिव केस में आने वाले जो वर्ड होंगे वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं या पोसेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिस इज राम्स बुक, आप यहाँ पर देख सकते हैं राम का ये बदल गया, रूप बदल गया, ये राम्स हो गया। जैसे ही राम्स हुआ ये पॉसेसिव केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। राम की पुस्तक, राम की पुस्तक में क्या हो रहा है? राम के साथ पुस्तक का एक प्रकार का रिलेशन जोड़ा रहा है कि यह जो है राम की पुस्तक है, यानी राम को इस पुस्तक पर अधिकार है, पोसेशन को भी शो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो।
तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसमें भी संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। इस सेंटेंस में यह जो है पेन पर अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोसेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पोसेशन और रिलेशन को शो करने वाले नाउन या प्रोनाउन के रूप होंगे, फॉर्म होंगे, उसे हम कहेंगे पोसेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने केस के जितने भी काइंड्स हैं उन सारे काइंड्स के बारे में वर्णन कर दिया, बता दिया। अब हम केस के अगले वीडियो को लेकर के आएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग कब करेंगे और केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कब करेंगे, ऑफ और द का प्रयोग कब किया जाएगा। इसके बाद हमने ये जो केस पढ़ाया है, इस केस में माई और माइन दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है, मेरा मेरी। तो माई का प्रयोग कब करेंगे और माइन का प्रयोग कब करेंगे। योर और योर्स दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है, तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपकी। तो योर का प्रयोग कब करेंगे और योर्स का प्रयोग कब करेंगे, ये सारे छोटी छोटी कंफ्यूजन्स के हल लेकर के, सॉल्यूशन लेकर के मैं अगले वीडियो में आऊँगा। आज का क्लास इतना ही।